कहानी की शुरुआत 2009 से होती है, जब प्रसिद्ध भूविज्ञानी एड्रियन हेलम्सली को एक ज़रूरी फ़ोन आता है और वह तुरंत भारत के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ उनका एक खगोल भौतिकीविद मित्र उनका इंतज़ार कर रहा था। यह मुलाकात उन्हें खगोल भौतिकी संस्थान के एक गहरे हिस्से में ले जाती है, जहाँ का तापमान हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा था। एड्रियन ने वहाँ एक चौंकाने वाली खोज की। पृथ्वी के कोर भूपटल में कुछ ऐसा हो रहा था जो अभूतपूर्व था। कोर का तापमान खतरनाक स्तर तक लगातार बढ़ रहा था, जिसका कारण सौर न्यूट्रिनो में एक अजीब सा परिवर्तन था। जो कण आमतौर पर हानिरहित माने जाते थे, वे अब माइक्रोवेव के समान भौतिक प्रभाव पैदा कर रहे थे और सीधे कोर को गर्म कर रहे थे। इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए एड्रियन उस दोस्त को एक विशेष कमरे में ले जाते हैं, जहां जमीन से 800 मीटर से भी अधिक नीचे एक विशाल पानी का टैंक था। कोर की गर्मी से टैंक का पानी उबलने लगता है। ये दृश्य इस बात की पुष्टि करता है कि ग्रह का विनाश न केवल संभव था, बल्कि बहुत निकट था। एड्रियन तुरंत वॉशिंगटन के लिए रवाना हो जाते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य था इस जानकारी को उच्चतम अधिकारियों तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचाना। वहां पहुंचते ही वह सीधे व्हाइट हाउस में एक चैरिटी गाला में जाते हैं, लेकिन प्रवेश पर गार्ड्स उन्हें सूट न पहनने के कारण रोक देते हैं। भीड़ के बीच में एड्रियन अपने पुराने परिचित स्कॉट को देखते हैं, जो उस समारोह में मौजूद था। एड्रियन उससे अपनी जैकेट उधार मांगता है ताकि वह अंदर जा सके। स्कॉट मान जाता है और अपना सूटकेस लेकर भीड़ से निकल जाता है। जैसे तैसे एड्रियन अंदर पहुंचता है और कार्ल अनहाउसर को ढूंढता है, जो एक शक्तिशाली सरकारी अधिकारी था और उस गाला का हिस्सा था। शुरू में कार्ल उसे पहचान नहीं पाता और उसके अचानक आने पर कटाक्ष करते हुए उसकी वेशभूषा और समय पर टिप्पणी करता है। एड्रियन खुद को विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय के सदस्य के रूप में परिचित कराता है, लेकिन कार्ल उसे बताता है कि अगर बात इतनी गंभीर है तो उसे अपने वरिष्ठों को सूचित करना चाहिए था। निराश और थका हुआ एड्रियन कहता है कि वह 2 दिनों से सोया नहीं है और केवल इसलिए यहाँ आया है क्योंकि यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि मानवता का भविष्य दांव पर है। ये सुनकर कार्ल का रवैया बदल जाता है। वह फाइल लेता है और दस्तावेजों की गंभीरता से जांच करता है। जैसे ही कार्ल वैज्ञानिक डेटा देखता है, वह तुरंत समझ जाता है कि यह खोज कितनी महत्वपूर्ण है। बिना देर किए वह एड्रियन से एक निजी जगह पर चलने के लिए कहता है और उनके लिए एक वाहन की व्यवस्था करने के लिए भी कहता है। वह एड्रियन को आश्वासन देता है कि वह यह जानकारी खुद राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा। 1 साल बाद 2010 में राष्ट्रपति थॉमस विल्सन एक तत्काल और गोपनीय बैठक बुलाते हैं, जिसमें दुनिया के शीर्ष नेताओं को बुलाया जाता है। राष्ट्रपति उन्हें बताते हैं कि वैज्ञानिक विश्लेषण ने एड्रियन हेलम्सली की चेतावनी की पुष्टि कर दी है। पृथ्वी एक वैश्विक तबाही के कगार पर है, एक ऐसा बिंदु जहां से वापसी संभव नहीं है और अब तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। 2011 तक इस आने वाले विनाश से निपटने के लिए कुछ योजनाएं बनने लगती हैं। दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली लोगों का एक छोटा समूह यह तय करने के लिए एक साथ बैठता है कि मानवता के बचने का क्या रास्ता हो सकता है। इसी के समानांतर मानवता की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए एक और गुप्त योजना शुरू होती है। कला के उत्कृष्ट नमूने, प्राचीन स्मारक और विरासत की वस्तुएं चुपचाप संग्रहालयों से हटाई जा रही हैं और उनकी जगह नकली वस्तुएं रखी जा रही हैं। मूल कलाकृतियों को उच्च सुरक्षा वाले प्रतिष्ठानों में संग्रहित किया जा रहा है, ताकि यदि कुछ भी बच जाए तो ये चीजें एक नए युग का हिस्सा बन सकें। इस दौरान दुनिया की आम जनता को सच्चाई से पूरी तरह अनभिज्ञ रखा गया है। मीडिया उन्हें माया सभ्यता की भविष्यवाणी की ओर भटका रहा है, जिसमें दुनिया के अंत की बात कही गई थी। इस प्राचीन सभ्यता के अनुसार 21 दिसंबर 2012 को एक ब्रह्मांडीय चक्र का अंत होगा और इसके साथ एक वैश्विक तबाही की शुरुआत होगी। हालांकि बहुत से लोग इसे सिर्फ एक मिथक मानते हैं। कहानी कैलिफोर्निया की ओर मुद्दती है, जहां हम जैक्सन कर्टिस से मिलते हैं, एक लेखक जिसका करियर अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। एक सुबह एक हल्का भूकंप उसे झटके से जगा देता है। जैक्सन देखता है कि वह समय से बेखबर है और बच्चों को लेने का समय भी निकल चुका है। वह अपनी कार का उपयोग नहीं कर पाता तो मजबूरी में उस लिमोजीन का उपयोग करता है, जो वह एक माफिया से जुड़े व्यापारी के लिए चलाता था। जाने से पहले जैक्सन एक भीड़ देखता है जो एक अजीब चीज देख रही होती है। भूकंप के बाद जमीन में एक बड़ी दरार पड़ गई थी। कार चलाते समय रेडियो पर कुछ डरावनी खबरें सुनाई देती हैं और रास्ते में एक आदमी मिलता है जो द एंड इज नियर, अंत निकट है, लिखा बोर्ड पकड़े खड़ा होता है। वह अपने बच्चों को लेने के लिए अपनी पूर्व पत्नी के घर पहुंचता है। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है, खासकर उसका बड़ा बेटा जो उससे रूखेपन से बात करता है। फिर भी वे सब एक छोटी यात्रा पर एक हल्की सी खुशी के साथ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में राष्ट्रपति की बेटी
लोरा विल्सन एक महत्वपूर्ण बैठक में घुस जाती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह बताती है कि लव म्यूजियम के निदेशक की मृत्यु हो गई है और मृत्यु का तरीका प्रिंसेस डायना की मृत्यु के समान अजीब है। वह ये सुनकर चौंक जाती है और जिस संगठन में वह काम करती है उस पर संदेह जताती है। राष्ट्रपति बताते हैं कि इस वास्तविक वैश्विक खतरे के बारे में केवल कुछ ही लोगों को पता है और एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन योजना चुपके से शुरू हो चुकी है जिसमें 46 देश मिलकर काम कर रहे हैं। कार्ल एड्रियन को इमारत के बाहर ले जाते हुए कहता है कि उसे अपनी जांच जारी रखने के लिए येलोस्टोन जाना होगा। रास्ते में वह एड्रियन को चेतावनी देता है कि राष्ट्रपति की बेटी के प्रति उसका आकर्षण एक तरह का ध्यान भटकाव है और अब समय केवल काम पर ध्यान देने का है, न कि निजी भावनाओं पर। उधर जैक्सन और उसके बच्चे येलोस्टोन पार्क पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। बहुत सारे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और पूरे इलाके को कड़ी सुरक्षा से घेरा गया है। चेतावनी बोर्डों के बावजूद जैक्सन और उसके बच्चे प्रतिबंधित क्षेत्र में चले जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि पूरी झील गायब हो चुकी है। जमीन से भाप निकल रही है और चारों ओर मृत जानवर बिखरे पड़े हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। दूर एक आदमी उन्हें देख रहा होता है और अपनी डायरी जैसी किसी चीज में हर पल का विवरण लिख रहा होता है। थोड़ी देर बाद सेना के जवान उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पार्क के अंदर एक गुप्त अड्डे तक ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एड्रियन एक और वैज्ञानिक के साथ होता है। वह वैज्ञानिक उसे एक ऐसा डेटा दिखाता है जो वास्तव में दिल दहला देने वाला होता है। 12,000 मीटर की गहराई तक 2700 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है। यह तापीय वृद्धि सामान्य नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि ग्रह का भूतापीय तंत्र अब नियंत्रण से बाहर है। सब कुछ अपेक्षित समय से कहीं अधिक तेजी से बिगड़ रहा है। हेल्मस्ली अभी अपने सहयोगी के साथ इस खतरनाक डेटा पर चर्चा कर ही रहे होते हैं। तभी एक टीम का सदस्य दौड़ते हुए आता है और बताता है कि कुछ पर्यटकों को पकड़ा गया है जो बिना अनुमति के येलोस्टोन के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए थे। एड्रियन तुरंत उनसे खुद बात करने का फैसला करता है। वह अड्डे के अंदर जाता है और वहां उसकी मुलाकात जैक्सन कर्टिस से होती है जो गुस्से में जवाब मांग रहा था। एड्रियन शांत होकर समझाता है कि यह क्षेत्र केवल कोई पिकनिक स्थल नहीं है बल्कि अब एक भूतापीय खतरे वाला क्षेत्र बन चुका है। झील का गायब होना सिर्फ सतह पर दिखने वाली एक छोटी सी घटना है। असली समस्या जमीन के नीचे है जहां सब कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा है। और फिर वह जैक्सन को एक स्पष्ट चेतावनी देता है। अगर वह अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही एड्रियन जैक्सन की आईडी देखकर उसका नाम पढ़ता है वह आश्चर्यचकित हो जाता है। जैक्सन कर्टिस, तुम वही उपन्यासकार हो, है ना? मैंने तुम्हारी एक किताब पढ़ी थी, वह काफी गहरी थी। ये छोटी सी पहचान उन दोनों के बीच एक नरम पल पैदा करती है। दो अजनबियों के बीच एक छोटा सा रिश्ता बनता है। दृश्य भारत में बदलता है जहाँ वह वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले पृथ्वी के कोर में इन असामान्यताओं का पता लगाया था एड्रियन को एक जरूरी संदेश भेजता है। तापमान अब गंभीर स्तर को पार कर चुका है। हमने खान को सील कर दिया है। गणनाएं बिल्कुल सही थीं, कोई गलती नहीं है। पृथ्वी की पपड़ी अब टूट रही है। एड्रियन, वैश्विक विनाश बस शुरू होने ही वाला है। वह एक गंभीर लहजे में बस एक पंक्ति कहता है, वैश्विक निकासी अभी शुरू करनी होगी। लेकिन इन सभी चेतावनियों के बावजूद कर्टिस परिवार कैंप ग्राउंड में ही रहने का फैसला करता है। उन्हें अभी तक नहीं पता कि उनके आसपास की दुनिया पलटने वाली है। उस शाम वह अजीब आदमी फिर से दिखाई देता है। चार्ली फ्रॉस्ट, एक रेडियो होस्ट जो हमेशा कुछ अजीब ही बातें करता है। चार्ली जैक्सन से हंसते हुए कहता है, सेना ने जो कहा उस पर भरोसा मत कर, असली सच्चाई कुछ और ही है। रात को जैक्सन का छोटा बेटा उसे डैड कहने से इनकार कर देता है। जैक्सन गुस्से में उसका फोन ले लेता है और चुपचाप काम पर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जैक्सन रेडियो चालू करता है और चार्ली की आवाज उसके ट्रेलर से लाइव प्रसारण करते हुए सुनाई देती है। चार्ली कह रहा था कि दुनिया का अंत निकट है, माया लोगों ने सब कुछ पहले ही बता दिया है और येलोस्टोन एक बड़ा ज्वालामुखी बनकर फटने वाला है। जैक्सन उत्सुक हो जाता है और चार्ली के ट्रेलर तक जाने का फैसला करता है। चार्ली उसे अंदर बुलाता है और अपनी एक दीवार दिखाता है जिस पर दुनिया के खत्म होने के बारे में पुराने कागज के टुकड़े और सिद्धांत लगे होते हैं। उसका ब्लॉग भी होता है जिसमें वह लिखता रहता है कि सब कुछ बदलने वाला है और केवल कुछ ही लोग बचेंगे। चार्ली के ट्रेलर के अंदर जैक्सन की नज़र एक नाम पर टिक जाती है, एक नासा वैज्ञानिक जिसके साथ उसने अपना उपन्यास लिखते समय काम किया था। वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि वह वैज्ञानिक अब जीवित नहीं है। चार्ली कहता है कि उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, उसने बहुत ज्यादा सच जान लिया था और उसे खत्म कर दिया गया। फिर चार्ली एक गोपनीय नक्शा दिखाता है जो उसी वैज्ञानिक ने भेजा था, एक गुप्त जगह का नक्शा जहां बहुत बड़े जहाज बन रहे हैं, ऐसे जहाज जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों को बचाएंगे जब दुनिया खत्म होने लगेगी। जैक्सन का चेहरा गंभीर हो जाता है।
लेकिन वह अभी भी पूरी बात पर विश्वास नहीं करता। वह चार्ली को धन्यवाद देता है और वहां से निकलने लगता है, पर जाते जाते चार्ली एक अंतिम चेतावनी देता है, इस बार पूरी गंभीरता के साथ, अपने बच्चों को येलोस्टोन से तुरंत ले जाओ, क्योंकि सबसे पहले यहीं से शुरुआत होने वाली है। अगली सुबह जैक्सन अपने बच्चों के साथ एक स्थानीय स्टोर जाता है ताकि लिली के कीड़े के काटने का कुछ इलाज करा सके। दूसरी तरफ उसकी पूर्व पत्नी केट अपने नए साथी गॉर्डन के साथ खरीदारी पर गई होती है। वहां घूमते समय गॉर्डन लापरवाही से कहता है, चलो एक बच्चा करते हैं, लेकिन केट तुरंत मना कर देती है। इस बात से दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है और बात घूमकर जैक्सन तक पहुंच जाती है, उस अतीत तक जिसे केट छोड़ चुकी थी या शायद कभी छोड़ ही नहीं पाई। लेकिन तभी अचानक जमीन तेजी से हिलने लगती है। एक भयानक भूकंप आता है। एक बड़ी दरार जमीन को बीच से फाड़ देती है और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। जैक्सन और उसके बच्चे स्टोर की टीवी स्क्रीन पर आपातकालीन समाचार रिपोर्ट देख रहे होते हैं। हर जगह सिर्फ डर और भ्रम दिख रहा होता है। इसी बीच लिली की स्कूल टीचर भी ये सब देखकर कुछ टिप्पणी करती है। तभी नोआ का फोन बजता है। उसकी माँ केट का फोन होता है। वह घबराहट में कहती है, अभी के अभी घर वापस आओ। राष्ट्रपति विल्सन अब परेशान। कार्ल अनहाउसर आकर बताता है कि जहाज तैयार है और निकासी अब शुरू करनी होगी। ये जहाज कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि भविष्यवादी अति सुरक्षित पोत है जो केवल 4 लाख लोगों को बचा सकते हैं। पूरी दुनिया की आबादी के सामने ये सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन यही वे लोग हैं जिनके जीवित रहने से मानव प्रजाति का भविष्य जारी रह सकता है। राष्ट्रपति थॉमस विल्सन को इस योजना पर संदेह होता है, लेकिन वह जानते हैं कि अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। कार्ल जोर देता है कि चढ़ाई अभी शुरू करनी होगी। इसके बाद विश्व के शीर्ष नेताओं के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है। एड्रियन हेलम्सली डेटा प्रस्तुत करता है और सबके चेहरे से रंग उड़ जाते हैं। वह कहता है, बस 3 दिन बचे हैं, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ सेकंड के लिए बैठक कक्ष में सिर्फ खामोशी होती है। फिर राष्ट्रपति विल्सन खुद खड़े होते हैं। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी और किसी के पास कुछ भी करने का वक्त नहीं। निर्णय हो चुका है। वैश्विक निकासी प्रोटोकॉल सक्रिय किया जाता है। थोड़ी देर बाद सबसे पहले उन लोगों को जो चुने गए थे और जिन्होंने जहाजों के टिकट खरीदे थे, उन्हें सटीक निर्देश मिलने शुरू हो जाते हैं। जैक्सन को अपने बॉस का एक जरूरी फोन आता है जो उससे कहता है कि वह तुरंत अपने बच्चों को ले और उनके साथ निकल पड़े। यात्रा के दौरान बच्चों में से एक जैक्सन के प्रति रूखा हो जाता है। जब जैक्सन गाड़ी से उतरता है तो उसका सूटकेस गलती से गाड़ी से टकरा जाता है। वह लड़का गुस्से में कहता है कि उसके परिवार के पास जहाज के टिकट हैं, जिसका मतलब है कि वे निश्चित रूप से बचा लिए जाएंगे। यह सुनकर जैक्सन और उसके परिवार के मन में बेचैनी होने लगती है। उसी पल उसे चार्ली की चेतावनियां याद आती हैं। जैक्सन फैसला करता है कि वह उस रेडियो को फिर से सुनेगा, इस बार एक नई सोच के साथ। अब वह उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार है। डर के कारण वह एक छोटा विमान किराए पर लेता है और अपनी घड़ी को भुगतान के रूप में छोड़ देता है। फिर वह अपनी पूर्व पत्नी को फोन करता है और कहता है कि वह बच्चों को जल्दी तैयार करे। वह पहले हिचकिचाती है, लेकिन एक तेज भूकंप उसे मानने पर मजबूर कर देता है। एक बार फिर से सब मिलकर लिमोजीन में निकल जाते हैं, जब उनका पूरा पड़ोस टूट कर गिरने लगता है। सड़क फट जाती है, जमीन में बड़ी बड़ी दरारें खुल जाती हैं और आसपास की इमारतें गिरने लगती हैं। बहुत तेजी से भागने के बाद वे लोग हवाई अड्डे पहुंचते हैं। वहां गॉर्डन होता है, जिसे विमान उड़ाने का कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन फिर भी वही विमान के नियंत्रण संभालता है। वे लोग उड़ान भरने में कामयाब हो जाते हैं, बिल्कुल उसी वक्त जब उनके पीछे से रनवे टूटने लगता है। वे मलबे, कारों और एक ट्रेन से बचते हुए निकल जाते हैं, जो शहर के बिगड़ते तंत्र के कारण पटरी से उतर रही थी। इन सब के बावजूद वे लोग बच जाते हैं। दूसरी तरफ एक लग्जरी क्रूज शिप पर एड्रियन के पिता एक शाम का आनंद ले रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। तभी उनका बेटा उन्हें फोन करता है और बताता है कि दुनिया सच में खत्म हो रही है। उस आदमी को पहले से कुछ अंदाजा लग चुका था, लेकिन फिर भी वह शांति से रहकर प्यार से अलविदा कहता है। वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है। जैक्सन की तरफ वापस आते हैं। वे एक रनवे पर उतरते हैं जो अभी भी काम कर रहा था। जैक्सन तुरंत चार्ली को ढूंढने के लिए भागता है। उसकी बेटी लिली भी उसके पीछे चल पड़ती है। वे ट्रेलर को खाली पाते हैं, लेकिन चार्ली को एक पहाड़ी के ऊपर ढूंढ लेते हैं, जहां वह रेडियो से कुछ प्रसारित कर रहा होता है। जैक्सन चार्ली से सुरक्षित जगह का नक्शा मांगता है। चार्ली बिना किसी विरोध के स्थान बता देता है, लेकिन वह खुद वहीं रुकने का फैसला करता है ताकि दुनिया का अंत अपनी आंखों से देख सके। बिना किसी चेतावनी के येलोस्टोन फट पड़ता है। जमीन तेजी से ऊपर उठती है, नए पहाड़ बन जाते हैं और पृथ्वी के अंदर बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं। जैक्सन और लिली मुश्किल से वहां से बचकर निकलते हैं। एक खतरनाक पल में वे लोग एक बड़ी दरार के ऊपर से कूदते हैं। जैक्सन नक्शा लेने के लिए ट्रेलर की तरफ वापस जाता है। बिल्कुल उसी वक्त
जब ट्रेलर जमीन में समा जाता है, सबको लगता है कि जैक्सन मर गया, लेकिन वह आखिरी पल में नक्शा लेकर बाहर आ जाता है। परिवार दोबारा विमान में चढ़ जाता है। एड्रियन और कार्ल टीवी पर देख रहे होते हैं कि भूकंप अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुके हैं। अराजकता पूरी दुनिया में फैल चुकी है, लूटपाट हो रही है, लोग पागल हो रहे हैं और मानवता पर डर का कब्जा बढ़ता जा रहा है। तभी एक सहयोगी तेजी से कमरे में आता है और एक जरूरी खबर देता है। येलोस्टोन तबाह हो चुका है और अब उसकी जहरीली राख वाशिंगटन पहुंचने में 7 घंटे से भी कम का समय लेगी, इसलिए तुम्हें वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। दोनों एड्रियन और कार्ल राष्ट्रपति को ढूंढने निकलते हैं। वे उन्हें एक चर्च में मिलते हैं जहां वह चुपचाप प्रार्थना कर रहे होते हैं। राष्ट्रपति एड्रियन से अकेले में बात करना चाहते हैं। उस शांत बातचीत में विल्सन अपना फैसला बताते हैं कि वह यहीं रुकेंगे। वह कहते हैं कि भविष्य उनका है जिनके पास जरूरी ज्ञान है, न कि बूढ़े राजनेताओं का। वह अपने अंदर के डर को स्वीकार करते हैं, उस जिम्मेदारी को महसूस करते हैं जो उन पर है, क्योंकि वह दुनिया के आखिरी राष्ट्रपति हैं और वह चाहते हैं कि अंत तक सब कुछ सही तरीके से हो, चाहे इसका मतलब हो कि वह अपनी जान न बचा पाए। इस बीच व्हाइट हाउस का स्टाफ आपातकालीन प्रोटोकॉल के तहत एयरफोर्स 1 में चढ़ रहा होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति के न होने का सवाल उठता है, एड्रियन सबको बता देता है कि राष्ट्रपति विमान में नहीं आएंगे। यह सुनकर कार्ल के साथ उसकी बहस हो जाती है। कार्ल अंत में बताता है कि सरकार उन सभी लोगों को हटा रही थी जो इस आने वाली तबाही के बारे में जानते थे, और एड्रियन को यह एहसास होता है कि अगर उसने पहले कुछ कहा होता तो उसके पिता के साथ भी वही होता। कुछ देर बाद राष्ट्रपति की बेटी उसे फोन करती है। विल्सन अपने फैसले के लिए उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसका उद्देश्य दुनिया को सच्चाई बताना है, ताकि हर परिवार अपने प्रियजनों से आखिरी बार मिल सके और अलविदा कह सके। एयरबेस पर सबकी मुलाकात यूरी से होती है, जो जैक्सन का बॉस होता है। उसका एक आदमी एक विमान ले आता है, लेकिन अब उन्हें तुरंत एक दूसरे पायलट की जरूरत होती है। जैक्सन कहता है कि गॉर्डन विमान उड़ा सकता है। गॉर्डन थोड़ा हिचकिचाता है, पर और कोई रास्ता न होने के कारण सब तय करते हैं कि अब निकलना ही होगा। वे एक बड़े कार्गो विमान में चढ़ जाते हैं, जो लास वेगस से लाई गई महंगी कारों से भरा होता है। इसी बीच एक तेज गर्म धुआं उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जो उन्हें तुरंत उड़ान भरने पर मजबूर करता है। कंट्रोल टावर उन्हें उड़ान भरने की अनुमति नहीं देता, पर धुआं इतना पास आ चुका होता है कि रुकना मुश्किल होता है। वे विमान उड़ा देते हैं। शुरू में विमान हिलने लगता है और नीचे गिरता दिखता है, लेकिन फिर वे उसे संभाल लेते हैं। विमान एक इमारत से टकराने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले उड़ान भर लेता है। अब जब सब हवा में हैं, यह अपडेट मिलता है कि उनका अगला पड़ाव चीन होगा। ये सुनकर विमान में बैठे परिवारों को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन पायलट एक और समस्या से जूझ रहे हैं। ईंधन बहुत कम बचा है। वे हवाई में एक पड़ाव लेने का फैसला करते हैं ताकि विमान में दोबारा ईंधन भरा जा सके, लेकिन जब वे हवाई पहुंचते हैं तो वहां का हाल देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा द्वीप जल चुका होता है, ज्वालामुखी विस्फोट सब कुछ खत्म कर चुका होता है। वहां से ईंधन मिलना असंभव हो जाता है। अब उनके पास एक ही विकल्प बचा है, चीन के तट के पास आपातकालीन लैंडिंग करना, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा है कि हो सकता है उन्हें समुद्र में उतरना पड़े। इस तनाव के बीच एड्रियन राष्ट्रपति की बेटी को सांत्वना देता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसने कला और संस्कृति को बचाने का अच्छा काम किया है। वह एक लेखक का भी जिक्र करता है जो ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन उसकी कहानियां जिंदा रहीं। उधर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति कुछ बचे हुए लोगों का ख्याल रख रहे होते हैं। तभी एक भयानक भूकंप आता है। एक बड़ा ढांचा उनके ऊपर गिर जाता है और तभी से एयरफोर्स 1 का संपर्क टूट जाता है। अब कार्ल ने कमान संभाल ली है और अब उसे ही हर निर्णय और हर आदेश का जिम्मेदार माना जा रहा है। वेटिकन में हजारों लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं कि उनकी जान बच जाए। तभी एक जबरदस्त भूकंप आता है और उनके ऊपर बनी सबसे बड़ी इमारत पूरी तरह गिर जाती है। सब कुछ तबाह हो जाता है, केवल डर और खामोशी रह जाती है। राष्ट्रपति के विमान में एक अलार्म बजता है। संकेत मिलता है कि पृथ्वी की पपड़ी एक बार फिर खिसक रही है। एक वैज्ञानिक चेतावनी देता है कि अगर यह हलचल रुक गई तो इतनी बड़ी सुनामी आएगी जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी। जैक्सन इस बीच रेडियो संकेत ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, शायद किसी गाड़ी से कुछ मिले। उसकी पूर्व पत्नी उससे पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि लोग बदल सकते हैं? जैक्सन थोड़ा चौंकता है। उसे लगता है कि यह बात उसके लिए कही गई है और फिर वह उस पर यह कहकर गुस्सा निकालती है कि उसने अपने परिवार से ज्यादा अपने लेखक वाले करियर को प्राथमिकता दी। जैक्सन ने उससे पूछा, क्या तुम गॉर्डन से प्यार करती हो? उसने सीधा जवाब दिया, उतना करती हूँ जितना जरूरी है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के विमान में वैज्ञानिकों की एक और भयानक खोज होती है। पृथ्वी की पपड़ी अभी भी खिसक रही थी, जिसका मतलब है कि दुनिया भर में सुनामी का खतरा था। साथ ही एक चौंकाने वाला अपडेट मिलता है, उत्तरी ध्रुव अब विस्कॉन्सिन की जगह पर आ गया है। तभी जैक्सन और उसके समूह को जिस विमान में वे यात्रा कर रहे थे
उसे एक आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ती है। सबको लगता है कि वे समुद्र में गिरने वाले हैं, लेकिन नीचे एक नई जमीन दिखाई देती है जो हाल ही में सतह पर आई थी। यूरी का अंगरक्षक गॉर्डन से कहता है, तुम लोग निकलो, मैं संभालता हूँ। वह दुर्घटना के प्रभाव को कम कर देता है और विमान किसी तरह से सुरक्षित उतर जाता है। सभी यात्री नीचे उतरते हैं और सुरक्षा के लिए विमान के अंदर की लग्जरी कारों का उपयोग करते हैं, लेकिन उतरने के बाद वह विमान एक चट्टान के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाता है और आखिरकार नीचे गिर जाता है। अंगरक्षक भी उसके साथ चला जाता है। यूरी की प्रेमिका तुम्हारा उसके जाने से टूट जाती है। वह अपनी आंखों के सामने सब कुछ खत्म होता देखकर रो पड़ती है। थोड़ी देर बाद चीनी विमान ऊपर से जा रहे होते हैं। वे जानवरों को जहाजों तक ले जा रहे थे ताकि उन्हें बचाया जा सके। ऊपर से उन्हें नीचे कुछ कारों की रोशनी दिखाई देती है। वे तुरंत नीचे उतरते हैं यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन वे केवल उन लोगों की मदद करते हैं जिनके पास आधिकारिक पास होते हैं। यूरी और उसके बच्चों के पास होता है तो उन्हें हेलीकॉप्टर तक ले जाया जाता है। तमारा को छोड़ दिया जाता है। हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले यूरी उससे सीधा कह देता है, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारा उस अंगरक्षक के साथ चक्कर चल रहा था। दूसरी तरफ राष्ट्रपति का विमान राजकोष परिसर पर उतरता है। वहाँ पता चलता है कि भूकंप की वजह से एक ढांचे को नुकसान पहुँचा है, विशेष रूप से जहाज संख्या 3 अब उपयोग के लायक नहीं है। यूरी पहले से ही देरी की वजह से निराश होता है और गुस्से में सुरक्षा कर्मियों से उलझ पड़ता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि गार्ड उसे गिरफ्तार करने की धमकी दे देते हैं और उसे वहां से हटाने लगते हैं। जैक्सन के परिवार को एक ट्रक मिलता है जो दूर से आ रहा होता है। अंदर परिसर में एड्रियन एक सवाल उठाता है, इन लोगों को कैसे चुना गया है? कार्ल कहता है, यह चयन उनकी आनुवंशिकी और पैसों के आधार पर किया गया है। ये पूरा सिस्टम पैसा देकर बनवाया गया। एड्रियन जहाज के कमरे देखता है और गुस्से में आकर कहता है, यहाँ इतनी बड़ी जगह खाली है, हर कमरे में 10 लोग आ सकते थे, कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। थोड़ी देर बाद उसे भारत से अपने वैज्ञानिक दोस्त का आखिरी फोन आता है। उसने बताया कि उसका हेलीकॉप्टर कभी वहां पहुंच ही नहीं पाया और अब वह सुनामी से टकराने वाला है। एड्रियन ने उदास होकर अलविदा कहा और नियंत्रण कक्ष गया, जहाँ उसने देखा कि काफी महाद्वीप पहले ही पानी में डूब रहे थे। जब कार्ल ने नाराजगी दिखाई कि बचाव क्यों नहीं हो रहा, तो एड्रियन, जो स्पष्ट रूप से परेशान था, उसने बताया कि ज्यादातर मिशन विफल हो चुके हैं। हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। तभी एक बहुत बड़ी लहर का पता चलता है जो सिर्फ 28 मिनट में टकराने वाली थी। उसी वक्त जैक्सन, उसका परिवार और गॉर्डन एक प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां के गार्ड्स ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया, लेकिन जैक्सन की पूर्व पत्नी की बात सुनकर एक बुजुर्ग महिला का दिल पिघल गया। उसने गार्ड्स को मना लिया। जब उन्होंने जहाज देखे तब उन्हें समझ आया कि ये अंतरिक्ष यान नहीं है जैसा कि लोगों को बताया गया था, बल्कि ये बड़े बड़े जहाज हैं। वे सब सुरंगों से गुजरते गए जब तक कि वे एक तिजोरी तक नहीं पहुंचे, बिल्कुल उसके बंद होने से थोड़ी देर पहले। बाहर का दृश्य पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर था। हर जगह अराजकता थी। बहुत से लोग अंदर नहीं जा पाए। तुम्हारा आखिरी पल में अपने कुत्ते के साथ अंदर चली जाती है। जाते समय वह यूरी की तरफ देखती है, उनकी आंखें मिलती हैं। तुम्हारा एक ऐसा इशारा करती है जिसमें बदले का एहसास होता है। एड्रियन ने जब इतनी भीड़ की हताशा देखी तो उसने अनुरोध किया कि सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए संचार चैनल खोला जाए। उसने उन्हें समझाया कि ज्यादा लोगों को बचाने के लिए बाढ़ के दरवाजे, फ्लड गेट्स खोलने चाहिए। प्रभाव के 15 मिनट बाद अंततः अनुमति मिल गई और जैसे ही यह हुआ, भीड़ के बीच एक छोटा सा जश्न शुरू हो गया। कर्टिस और उसका समूह गियर वाले क्षेत्र में पहुंचे जो जानवरों के पिंजरों के नीचे था। जैसे ही बाढ़ के दरवाजे खुलने लगे, उन बड़ी मशीनों के हिलने से गॉर्डन और उनके साथ एक आदमी गिर गए। जैक्सन ने घायल गार्ड को बचा लिया, लेकिन अफसोस, वह गॉर्डन को नहीं बचा पाया। एक पाइप उलझ गया था जिसकी वजह से बाढ़ के दरवाजे पूरे नहीं खुल पाए। फिर भी लोग अंदर जाने लगे। यूरी ने अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित रूप से अंदर भेज दिया, लेकिन खुद फिसल गया और पानी में गिर गया। जॉन ने देखा कि जैक्सन और उसका परिवार अभी भी नीचे वाले क्षेत्र में फंसे हुए हैं। प्रभाव पड़ने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था, इसलिए इंजीनियरों को तुरंत उनकी मदद के लिए भेजा गया। जैसे ही लहर संरचना से टकराई, जहाज का एक हिस्सा पानी से भर गया। समय खत्म हो चुका था, इसलिए कर्टिस को जल्दी से बुलाया गया ताकि यांत्रिक समस्या को ठीक किया जा सके। अपने बेटे नोआ की मदद से उसने उलझा हुआ पाइप ढूंढा और उसे हटा दिया। फिर उसने एक दरवाजा बंद करके पानी को रोक दिया, बिल्कुल सही समय पर। इससे जहाज में मौजूद सभी लोग बच गए, लेकिन जहाज एक पहाड़ी से टकरा गया जो पानी के नीचे होने के बाद भी दिखाई दे रही थी। जोर का झटका लगा, जैक्सन टकराकर बेहोश हो गया। उसका बेटा भी चोट से नहीं बच पाया और सबको लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। जैक्सन अब आखिरकार अपनी परिवार के साथ समय बिता रहा था। दिल से आभारी था कि सब एक साथ हैं, जिंदा हैं और सुरक्षित हैं। हेलम्सली को बताया गया कि पानी का स्तर अब नीचे जा रहा है और सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि अब दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान अफ्रीका है, इसलिए अब जहाज वहीं जाने वाले थे
और वहीं से मानवता के नए युग की शुरुआत होने वाली थी।